Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel. I am here with another video. NED past paper 1999 mathematics. Today we will solve question number 11, 12, 13 and 14. So let's move on. Okay. So question number 11 says the product of bracket 2 comma 3 and bracket minus 2 comma minus 3 is. So this is a question from the chapter complex numbers. ठीक है, इसमें आपको जो ब्रैकेट में जो दो नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें जो आपका पहला नंबर होता है ब्रैकेट का, फॉर एग्जांपल मैं इसको ए और बी से डोनेट करती हूँ, तो मेरा पहला नंबर ए जो होगा वो एक रियल नंबर होगा. ठीक है, जो मैंने आपको रियल नंबर हमारे कौन से होते हैं, यूनियन होते हैं हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर इसके. ठीक है, और फिर जो हमारे पास ब्रैकेट में जो दूसरा नंबर है वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा. मैंने आपको पिछली वीडियो में आयोटा के बारे में बताया था कि आयोटा हमारा एक इमेजिनरी नंबर होता है. आयोटा जिस भी नंबर के साथ लग जाए वो नंबर हमारा इमेजिनरी नंबर बन जाता है. ठीक है, तो हम अगर हमारे पास कोई भी इस तरह से ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी आयोटा करके. ये हमारे पास फॉर्म होता है ब्रैकेट टू ब्रैकेट से चेंज करने वाला. ठीक है, हम ब्रैकेट से इसको इस फॉर्म में लिखते हैं. पहला नंबर एक रियल नंबर होता है, दूसरा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. अब हम इन दोनों नंबर्स को भी इसी फॉर्म में लिखेंगे. क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा. क्योंकि हमें प्रोडक्ट करना है तो हम इनको इस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए ब्रैकेट्स लगा लेते हैं. और दूसरे वाले को क्या हो जाएगा -2. अब यहाँ पे माइनस आए तो -3 आयोटा. ठीक है, तो हमारे पास ये जो इमेजिनरी नंबर होता है ये हमारा इमेजिनरी नंबर है और ये हमारा रियल नंबर है. इमेजिनरी नंबर आयोटा, जब जिसके साथ भी आयोटा लग जाए वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर बन जाता है. ठीक है, और ये इमेजिनरी नंबर होता है. इमेजिनरी नंबर के अंदर ये जो इमेजिनरी नंबर है इसके अंदर हमारे पास एक रियल होता है, एक नंबर होता है और एक आयोटा साथ होता है. ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको किस तरीके से लिखेंगे. अब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे. इसका आसानी जो हमारे पास पूरा प्रोसीजर होता है, हम नॉर्मल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को करते हैं, हम उसी तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है, हमारे पास हो जाएगा 2 2 2 मल्टीप्लाई -2 इज -4. ओके, देन वी हैव 2 मल्टीप्लाई -3 इज -6 iota. then we would have +3 iota -2 iota is again -6 iota. and then we have plus minus 9 आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर मैंने आपको याद होगा, आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा आयोटा स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है हमारे पास -1 के. ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा -4 -12 आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया तो क्या हो जाएगा -9 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +9. ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से हो गया. आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9 - 4 इज 5 -12 आयोटा. तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आया है. अब आपके पास क्वेश्चन ब्रैकेट फॉर्म में दिया हुआ था और आपके ऑप्शंस भी ब्रैकेट फॉर्म में है, तो आप इसको अगेन ब्रैकेट्स में चेंज कर देंगे. आप किस तरीके से करेंगे, सिंपली 5 -12. ठीक है, जो साइन होगी वो साइन का भी लिखना मत भूलिएगा. ओके, हमारे पास ये ऑप्शन है बी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसका बी. आई होप आपको ये क्लियर होगा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन कहता है अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज. ये हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी वाले का प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है. इसमें हमें क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि एक कॉइन है जिसको हमने 2 बार टॉस किया है. ठीक है, हमें एटलीस्ट वन हेड मिलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, अब हमने एक कॉइन इसको टॉस किया है, यानी हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास एक होता है सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस में हम होते हैं हमारे पास जो चीजें हमारे पास हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें जो हमारे पास चीजें हम एक्सपेरिमेंट के अंदर हो सकती है हमारे पास, हम वो सारी जो हमारी जो चीजें यानी हमारे पास जो हमें लगता है कि ये सब हो सकता है, हम वो सब सैंपल स्पेस के अंदर लिख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि एक हेड आएगा.
ठीक है, दूसरा भी हमारे पास दूसरी बार टॉस किया तो भी हेड हो सकता है। ठीक है, तीसरी बार टॉस किया तो हम हो सकता है कि हेड और टेल्स हो। नहीं, ये मैंने गलत समझा दिया। Okay, we have question number 12. A coin is tossed twice. Probability of getting at least one head is. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक कॉइन है जो 2 बार टॉस किया गया है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास कम से कम एक बार हेड आएगा, यानी बस मिनिमम वन हेड होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो। ठीक है, अगर एट मोस्ट लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि आपके पास मैक्सिमम वन हेड होना चाहिए, मिनिमम चाहे कितने भी हो। ठीक है, तो इस तरीके का ही हमारे पास क्वेश्चन हमें निकालना है। ये प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है। हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यानी जितने आ सकते हैं आउटकम, जितने हो सकते हैं वो, और इसमें से जो हमें चाहिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से जो फेवरेबल आउटकम्स है वो। एक होती है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में हम अपने सारे आउटकम्स लिखते हैं जो हमारे पास हमारे एक एक्सपेरिमेंट में हो सकते हैं। यानी हमारे पास इसके मुताबिक हमारे पास हेड आ सकता है 2 मरतबा, हमारे पास 2 मरतबा टेल्स आ सकता है, हमारे पास एक दफा हेड और एक दफा टेल आ सकता है, और हमारे पास पहले वाले टॉस में टेल आ गया और दूसरे वाले टॉस में हेड आ सकता है। यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो गए वो हो गए 4। आउटकम्स हमारे पास क्या हो गए, 4 हो गए। और जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम हमारे क्वेश्चन के मुताबिक जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 3 है, क्योंकि हमारे पास मिनिमम 1 है और मैक्सिमम हमें कोई लिमिट नहीं दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1, 2 और 3 हमारे पास जो है वो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं, और हमारे पास 4 जो है वो क्या है, हमारे पास टोटल आउटकम्स है। तो हम, हमारा आंसर जो होगा इस कैलकुलेशन के मुताबिक होगा ए। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जब भी आए तो इट्स बेटर कि आप लोग सैंपल स्पेस जरूर बनाएं। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1/x is to the power 10, the term independent of x is the rx term, find r। यहाँ पे आपको वो टर्म मालूम करनी है जिसमें हमारे पास x मौजूद नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है, इसके लिए हमें पता है कि हमारे पास एक चीज होती है, tr plus 1 is equal to ncr a to the power n minus r and b to the power r। ए यहाँ पे हमारे पास होती है, क्या होती है, फर्स्ट टर्म, बी होती है सेकंड टर्म, एन होती है हमारे पास पावर, और जो आर होता है वो क्या होता है, जो हमारे पास टर्म होगी उसको -1 करके। ठीक है, आर इज इक्वल टू जो टर्म है आपके पास उसका -1। ठीक है, और टर्म हमारे पास क्या होती है, r+1। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आर दिया हुआ है 8, तो हमारे पास कौन सी टर्म है, 9 टर्म। और अगर हमारे पास आर दिया हुआ है 10, तो हमारे पास कौन सी टर्म होगी, 11। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, और अक्सर हमारी जनरल फॉर्म जो होती है ना वो स्कूल में ये सिखाई जाती है, तो जो हम करते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व इस तरह का, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे उन्होंने पूछा है आर एच टर्म, फाइंड आर। यहाँ पे आर, जब फाइंड आर देखकर ना सिर्फ और सिर्फ वो आर को 1 से ऐड करना भूल जाते हैं, और जो आपका आर का आंसर आर आ रहा होता है ना आप वही टिक कर देते हैं। तो ये इस वजह से आपका गलत हो जाता है। आपको यहाँ पे निकालनी है आर एच टर्म, और आपसे पूछी गई है आर एच टर्म पूछी गई है आपसे, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमें एनसीआर का कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ टर्म निकालनी है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, अभी फिलहाल के लिए इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और बाकी में हम अपनी वैल्यूज इनपुट कर देते हैं। ए जो है हमारे पास वो क्या है, एक्स। एन माइनस आर क्या है हमारे पास, आर हमें अभी मौजूद नहीं, हमारे पास मौजूद नहीं है अभी, और हमें वो एक तरीके से निकालना है ताकि हमें टर्म पता चल जाए। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज आर लिखने देते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास है 1/x, को हम यहाँ लिख देंगे, और इसकी पावर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10, सॉरी आर। ठीक है, अब हमारे पास, हम पता है कि जब डिवीजन हो रहा होता है, तो डिवीजन जब सेम बेस होती है और वो दोनों डिवाइड हो रही होती हैं, तो इनकी पावर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स की पावर 10
-r -r। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x पावर 10 -2r। अब हमें पता है कि जो टर्म हमें निकालनी है उसके अंदर x मौजूद नहीं है। अब x मौजूद नहीं तो यानी x की जो एक तरीके से जो हमारे पास पावर है वो जीरो होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई वेरिएबल की पावर जीरो होती है तो वो बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, जो x की पावर हमारे पास जो आ रही है ना वो हम कर देंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो हमारे पास इस तरीके से फिर हम r निकालेंगे अपने उसको सॉल्व करके तो हमारे पास वो आ जाएगा 5। आर क्या आ जाएगा हमारे पास 5। अब ये आपके पास आर आया है, लेकिन आपके पास आपको निकालनी क्या है, आर एच टर्म निकालनी है। आर टर्म निकालने के लिए आप क्या करेंगे, r+1 करेंगे, तो 5+1 हो जाएगा 6 और आपका आंसर हो जाएगा ए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, टू क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा, ये हमारे पास फॉर्मेटेशन से है ये क्वेश्चन, और इससे पूछा गया है हमसे हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग 3 लेटर्स ऑफ द वर्ड टेबल। अच्छा, ऐसा से पूछा गया है, वर्ड टेबल दिया हुआ है और हमसे कहा गया कुछ 3 लेटर वर्ड मालूम करना है। ठीक है, 3 लेटर वर्ड करना है, 1 2 3, यानी हमारे पास टेबल से 3 लेटर वर्ड बनेगा। ठीक है, अब कहा गया नेक्स्ट कि डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म होने चाहिए, यानी डिफरेंट वर्ड्स यानी टोटली डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म होने चाहिए। तो अगर डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म होने चाहिए तो हमारे पास टेबल के अंदर कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 है। तो यानी हमारे पास पहले पहले जो भी पहला जो भी ब्लैंक होगा उसके पास कितने लेटर्स चूज करने के लिए होंगे, 5 चूज करने के होंगे। ठीक है, दूसरे वाले के पास यानी दूसरे ब्लैंक के पास कितने लेटर्स चूज करने के लिए होंगे, जस्ट 4। ठीक है, और थर्ड उसके पास थर्ड ब्लैंक के पास कितने लेटर्स चूज करने के लिए होंगे, 3। ठीक है, अब हमारे पास जैसे डिफरेंट डिफरेंट की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड वी वुड गेट 5 4 20, 20 बाई 3 इज इक्वल टू 60। हमारे पास आंसर जो है वो क्या है, सी, दैट इज 60। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा एंड थैंक्स फॉर